नमस्कार। पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव सुनने में लगता है कि अभी तो बहुत दूर है ना? लेकिन बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है, पारा अभी से बहुत ऊपर है। और ऐसा लग रहा है कि ये कोई आम चुनाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक राजनीतिक जंग होने वाली है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल में इतनी गर्मी क्यों है। देखिए, बंगाल की राजनीति में वाकई एक तूफान खड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये तो विचारधाराओं और बड़ी बड़ी ताकतों का जबरदस्त टकराव है, जहां हर गुजरता हुआ दिन इस संघर्ष को और भी ज्यादा तेज करता जा रहा है। और इस पूरी लड़ाई के सेंटर में कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मीडिया से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तक सब इसे उनके लिए अब तक की सबसे कठिन, सबसे बड़ी परीक्षा मान रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो इस चुनौती को पार कर पाएंगी? वैसे तो कागज पर कई विपक्षी दल मैदान में हैं, लेकिन जमीन पर जो लड़ाई है ना, वो असल में दो महाशक्तियों के बीच सिमट कर रह गई है। एक तरफ है सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, और दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और यही सीधी टक्कर, यही बाइनरी फाइट इस चुनाव को इतना ज्यादा अहम बना रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दों के युद्ध की, मतलब जुबानी जंग की। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, नेताओं के बयान और भी ज्यादा तीखे और भी ज्यादा नुकीले होते जा रहे हैं। और देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ नीतियों पर नहीं रही, ये पर्सनल अटैक्स तक जा पहुंची है। एक तरफ से बीजेपी के अमित शाह एक बड़ा बयान देते हैं, ममता के शासन की आलोचना करते हुए कोलकाता को झुग्गियों का शहर कह देते हैं। तो भाई दूसरी तरफ से ममता बनर्जी भी जोरदार पलटवार करती हैं। वो बीजेपी पर सीधे सीधे सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि वे लोकतंत्र के त्योहार को डर के त्योहार में बदल रहे हैं। और टीएमसी सिर्फ बयानबाजी तक ही नहीं रुकी है, उन्होंने सीधा चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आरोप यह है कि बीजेपी पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले वोटर्स को लाने के लिए इंडियन रेलवेज का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका ये भी कहना है कि अमित शाह की जो टिप्पणियां हैं वो सिर्फ सरकार पर हमला नहीं, बल्कि पूरे बंगाल का अपमान है। अब ये टकराव सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच नहीं रहा, इसकी आंच अब चुनाव कराने वाली संस्थाओं तक भी पहुंच गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए हैं, और इससे इस लड़ाई में एक बहुत ही नया और गंभीर मोड़ आ गया है। तो शब्दों के युद्ध से आगे बढ़कर अब ये जंग देश की सबसे बड़ी संस्थाओं के गलियारों में लड़ी जा रही है, यानी अदालतों और आयोगों में। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक दिन के अंदर देश की टॉप संस्थाएं इस चुनावी घमासान में उतर आईं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में बाधा पर चिंता जताई, तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ही कदम पर रोक लगा दी। ये दिखाता है कि लड़ाई कितनी तेजी से और कितने ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है। और इस पूरी राजनीतिक गहमागहमी के बीच सेंट्रल एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक अलग हाउसिंग फ्रॉड केस में टीएमसी से जुड़ी अभिनेत्री नुसरत जहां से पूछताछ कर रही है, जो चुनाव से पहले के इस माहौल में टेंशन की एक और परत जोड़ देता है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक दांव पेंच और टकरावों के बीच जो असली ताकत है, वो तो वोटर के हाथ में है। दिन के आखिर में फैसला तो उन्हीं को करना है। एक नंबर है जो इस चुनाव की कहानी बयां कर रहा है, 152। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये उन सीटों की संख्या है जिन पर सोचिए पहले ही फर्स्ट फेज में ही फैसला हो जाएगा। 152 सीटें, ये इतना बड़ा नंबर है कि यहाँ का जो भी नतीजा होगा ना, वो पूरे चुनाव की हवा का रुख तय कर सकता है। और इस पहले चरण का सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है? वो है उत्तर बंगाल। ये वही इलाका है जहां बीजेपी ने पिछले चुनावों में अपनी पकड़ काफी मजबूत की थी, और अब सबसे कड़ा मुकाबला यहीं होने की उम्मीद है। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। जब चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हों, जब संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हों, ऐसे में एक आम वोटर, एक आम नागरिक अपनी पसंद कैसे तय करता है? शायद यही इस चुनाव की सबसे बड़ी पहेली है।